आज के सेशन में सभी स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपसे कहा है कि आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए हमने पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जो आपके बहुत कुछ काम आएगा। तो उसके लिए आपको ये यूआरएल यूज करना है, https://chanakya.co.in/exam। इससे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ से आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैसे तो इस स्क्रीन में भी मैं दिखा दूं कि बहुत कुछ है। नीचे आप पैकेज वगैरह देख पा रहे हैं। ये अभी आज ही हमने एक्टिवेट किया है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, है ना। और इसी पे ही आप लोगों ने भी काम करना है। बाकी के वोकेशनल कोर्सेज का भी अभी 1-2 दिन में ही एक्टिव हो जाएगा, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये लोडिंग में फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है, कुकीज वगैरह की वजह से। उसके बाद में फिर ये प्रॉपर काम करेगा। तो ये है। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इसमें देखिए ये 4 यूनिट्स हैं आपका जो सिलेबस है वो, है ना। और इसको अगर कोई खरीदना चाहता है बाहर से, तो वो 1,000 रुपये देगा, ऐड टू कार्ट, और पेमेंट करेगा तब एक्टिव होगा। आप लोगों के लिए फ्री होगा। कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगा, देखो। और ये आप सभी ने करना है, ध्यान रखिए। तो आप यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे तक आके ये तमाम सारी चीजें दी गई हैं, डैशबोर्ड वगैरह दिया हुआ है। यहाँ से भी गेट स्टार्टेड फॉर नाउ पे क्लिक करके आप वहीं पहुंचेंगे। और यहाँ आने के बाद में आपको लॉगिन पे ही जाना है। तो लॉगिन पे जैसे अभी आपका जो रोल नंबर डाला था, क्या ईमेल आईडी है आपकी? हेलो, अंजलि। सुन पा हाँ, अंजलि नाम था ना। जी। अंजलि, ईमेल आईडी अपनी बताइए। अंजलि 92। ANJALI जी सर। 92 92 58 58 09 09 27 01 2701 @gmail। gmail.com @gmail.com। अब यहाँ जो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड है 1234 है। इससे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके जब आप आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। देखिए, यहाँ से आप आके सबसे पहले क्या करिए, अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए यहाँ से। ठीक है? सबसे पहले आप यहाँ पे आके, और ये चेंज पासवर्ड है, यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे। ठीक है अंजलि। और जी यहाँ से अगर आप अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो देखो ये सारी इंफॉर्मेशन है। आपका ये मोबाइल नंबर है और ये जी सारी चीजें। अब इनमें अगर कोई एडिटिंग आप करना चाह रहे हैं, आपका कुछ चेंज हो गया, कुछ गलती हो गई, मोबाइल नंबर बदल गया या कुछ और हुआ, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। आपका रोल नंबर वगैरह है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज फोटो पर क्लिक करेंगे और चूज फोटो से जाके अपना फोटो अपलोड कर लेंगे, तो इस जगह फोटो आने लगेगा आपका। ठीक है। ओके सर। ये तो आपका प्रोफाइल का मैटर था। इसके आगे अब आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड है। मंथ वाइज परफॉर्मेंस आपका सभी कुछ अभी 0 है। जनवरी में आपका अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये शो कर रहा है, जनवरी है। और टोटल एग्जाम आपने अभी तक कोई दिए नहीं, आपकी रैंक आ रही है 1138। ठीक। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है वो, आप जाएंगे माई एग्जाम्स पे और यहाँ देखेंगे फ्री एग्जाम कोई है नहीं, पेड एग्जाम देखेंगे। देखिए बीच में भी बातें मत करिएगा। तो ये बाई पैकेज आ रहा है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, आप सभी को करना पड़ेगा तभी एग्जाम स्टार्ट होंगे। अपकमिंग एग्जाम में अगर हमने आज से आगे की किसी डेट का कोई एग्जाम सेट किया हुआ है तो यहाँ पे आएगा। और अगर कोई एग्जाम आपका छूट गया, आपने नहीं दिया, डेट एक्सपायर हो गई, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो यहाँ से अभी आपने क्या करना है, वाई पैकेज पे जाना है। वाई पैकेज पे क्लिक करेंगे तो ये पैकेज आपके सामने देखने लगेंगे। वॉइस सोनम को नहीं सुनाई दे रही है, बाकी लोग सुन पा रहे हैं? आ रहा है। लोकल नेटवर्क इश्यू होगा। तो यहाँ से देखिए अभी ये लोड होगा। तो पैकेज हम कैसे परचेज करेंगे इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा।
ये जरूरी है, एग्जाम तभी आपका स्टार्ट होगा। फिर से तो नहीं बता पाऊंगा, प्रियंका रिकॉर्डिंग में है, आप देख लेना रिकॉर्डिंग को। तो ये आपका पैकेज है, देखो जो आपको परचेज करना है। तो वैसे 2,000 रुपये का 1,000 रुपये छूट है, और अगर आउटर कोई स्टूडेंट आते हैं, आप सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। आप ऐड टू कार्ट करिए। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चेकआउट करना है। ठीक है, 1,000 रुपये पे करना है। तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, अप्लाई कूपन पे आके आपको यहाँ पे लिखना है NEP, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2024। ये कोड है NEP। NEO है, भी गलत है। इस पे देखिए, अगर हम अप्लाई करेंगे तो एरर बताएगा, इनवैलिड कोड। NEP है, तो इसे हम अप्लाई करेंगे। वैसे ही देखिए, ये फ्री चेकआउट आ गया, ये 1,000 रुपये आपका ऑफ हो गया, और टोटल हो गया 0 अमाउंट। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री चेकआउट पे क्लिक जरूर करना है, अगर इस पे आपने नहीं किया तो भी एक्टिव नहीं होगा। फ्री चेकआउट पे आपने क्लिक किया, वैसे देखिए ये आपका आ गया कि आपने 28/1/2024 को 8:19 पे ये पैकेज परचेज किया है 1,000 रुपये में, और ये सक्सेसफुली परचेज हो चुका है। व्यू डिटेल्स अगर आप इसकी देखना चाहें तो ये डिटेल्स आ गई, ये पैकेज का नाम है, ये आपने परचेज किया है। अब यहाँ पे टेक एग्जाम्स में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये एक एग्जाम अभी इस समय एक्टिव है, जिसे आप 3 बार दे सकते हैं। ठीक है ना। आप अब अपने डैशबोर्ड में यहाँ पाएंगे, देखिए। तो फिर से आप जाएंगे माई एग्जाम्स पे, और माई एग्जाम में आप आ जाएंगे पेड एग्जाम पे। तो पेड एग्जाम में ये आ रहा है। अब इस एग्जाम में व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, तो एग्जाम किस चीज का है, तो ये है NEP को करिकुलर कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में प्रेपरेशन का पेपर है ये, और सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सेमेस्टर फर्स्ट का, यूनिट 1 है ये। मैं कंप्लीट लिखना इसको भूल गया हूँ। तो यूनिट 1 का है, जो आपकी कंप्लीट पहले हो चुकी है। तो इसमें अगर यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एग्जाम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज इसे आप क्लोज कर दें। स्टार्ट एग्जाम यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देखना चाहेंगे एग्जाम कैसे होगा? जी सर। एक एक दिखा देता हूँ आप सभी को। स्टार्ट एग्जाम पे आपने क्लिक किया, वैसे ही देखो। अब इसमें क्या होगा कि आप अपनी मोबाइल की विंडो को मूव नहीं कर सकते, या कॉल्स आई 3 बार तक, या 3 बार आपने मूव करने का प्रयास किया तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। लेकिन बैटरी वगैरह डाउन हो जाए, या लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जहां से एग्जाम रुका है वहीं से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी विंडो विंडो है उन्हें सभी को क्लोज कर दें। नेक्स्ट किया, तो ये मैसेज आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा सही से पढ़ लेंगे, अभी हमने प्रॉपर सेट नहीं किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए है। आपने इसको पढ़ लिया और आप कह रहे हैं ठीक है मैं रेडी हूँ एग्जाम देने के लिए, तो स्टार्ट एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे। जैसे एग्जाम पे क्लिक किया तो ये क्वेश्चन आने लगे, यानी जरा ध्यान से देख लीजिए। टाइम चल रहा है, 30 मिनट का टाइम है। टाइमर स्टार्ट हो गया, यहाँ आपकी फोटो आने लगेगी जब आप लगा देंगे। तो भोजन की तैयारी में स्वच्छता का क्या महत्व है? पहला है, only important for individuals with specific health conditions or prevents foodborne illnesses. Hygiene has no impact. It is only relevant for professional chefs. तो कौन सा सही है इसमें से, अंजलि? देखिए यही सही है ना। दूसरा वाला लग रहा है तो मुझे। हमने इस पे टिक लगाया। अब इसके साथ में कुछ चीजें आपको देख लेने वाली हैं। देखिए मैंने मूव करने की कोशिश करी तो ये एरर मैसेज आ गया, अंजलि यू हैड नेविगेटेड अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो, this will be reported to moderator. Do not repeat this behavior, otherwise you may get disqualified. तो अगर विंडो मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर 3 बार आएगा, और चौथी बारी में आपका एग्जाम वहीं खत्म हो जाएगा। जितने आपने कर लिए होंगे उसी से आपकी परसेंटेज काउंट होगी। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे ये सेव एंड नेक्स्ट आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक, यहां से क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दूसरा। अब देखो एक क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो यहाँ ग्रीन आ रहा है, ये हमें बता रहा है
कि हमारा ये एग्जाम जो है ना, देखो ये सेकेंड टाइम हमारा हुआ जिसमें ये बता रहा है कि आपने प्रयास किया है अलग जाने का, और ऐसे ही अगर 3 बार हुए तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक। तो देखो, ग्रीन आंसर्ड है और रेड नॉट आंसर्ड है, और ये जो कलर है ग्रे, ये नॉट विजिटेड है। इन पे हमने अभी विजिट नहीं किया है। अब अगर हम इस पे आ जाएं तो ये देखो रेड है, इस पे आ गए, ये भी रेड है। और ये अब हमारा जो आ रहा है अभी फिलहाल हमारे सामने, तो गड़बड़ हो रहा है, मूव हो रहा है ज्यादा, तो अब इसके बाद हमें चांस नहीं मिलेगा। पानी को एक सूक्ष्म पोषक माना जाता है, हमने कहा ट्रू, सेवन नेक्स्ट किया। ठीक। न्यूट्रिशन हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन मेंटल हेल्थ, ये ट्रू एंड फॉल्स है। न्यूट्रिशन का मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको मालूम है, गलत है। अब हमने यहाँ लगा दिया और सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, और हम अगले पे आ गए, तो देखो ये काउंट नहीं किया जाएगा कि आपने उसे लगाया, इसलिए सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है। अब आपको ये आ रहा है मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। तो जैसे मान लो विच माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू पर ग्राम, तो ये फैट की होती है। हम कार्बोहाइड्रेट लगा देते हैं और हम कंफर्म नहीं है कि सही है या नहीं है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक। तो देखो इसका कलर ये चेंज हो गया, ये कलर आ रहा है मार्क्ड, मतलब इसको हम कर तो चुके हैं, लेकिन ये हमें लगता है गलत हो सकता है, तो इसे हम दोबारा से फिर ट्राई करना चाहेंगे, तो इस कलर में डिस्प्ले होगा। ठीक। क्वेश्चन पेपर पूरा देखना है तो यहाँ पे आ जाओ, ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिख जाएगा, और क्वेश्चन सभी के अलग अलग आएंगे, एक जैसे क्वेश्चन किसी के भी नहीं होंगे। और ये जो है एग्जाम आप 3 बार दे सकते हैं, और तीनों बारी में हर बार क्वेश्चन बदल के आएंगे। कितने भी लोग एक साथ बैठे होंगे एक जैसे क्वेश्चन नहीं होंगे, और एक क्वेश्चन अगर बाई चांस एक जैसा आ भी जाए, तो ये आंसर चार है ना, ये बदल जाएंगे आपस में, कोई इधर चौथा वाला पहले में आ जाएगा, किसी पहले वाले में दूसरा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग गलत नहीं कर पाएंगे आप। और देखो राइट मार्क्स का 1 नंबर है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं कोई अभी। ठीक। अब हम यहीं से इंस्ट्रक्शंस देखना चाह रहे हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो यहाँ से दोबारा फिर हम पढ़ सकते हैं अगर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना चाहें तो। ठीक। और फिर इसको हम बैक क्लिक करके वापस आ जाएंगे, और इसी तरीके से ये प्रोफाइल हम अपना देखना चाह रहे हैं, तो ये अंजलि और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आ रही है। ठीक है। अब ये आया, इन व्हाट फॉर्म आर विटामिन एंड मिनरल्स टिपिकली कैटेगराइज्ड कंसीडरिंग कैलोरिक वैल्यूज, कैलोरिक वैल्यू के आधार पर इन्हें किस तरीके से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट विद लो कैलोरिक वैल्यू, प्रोटीन्स विद हाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विद नो कैलोरिक वैल्यू, fats with moderate caloric values. अब what form are vitamins and minerals typically categorized? तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। हम इसको सबमिट कर देते हैं। अगला देखिए, एज रिलेटेड डिक्रीजेस, एज रिलेटेड डिक्रीजेस इन मेटाबॉलिज्म हैव नो इम्पैक्ट ऑन डेली कैलोरिक नीड्स। चपाचे आप हिंदी में जानते हैं जो लोग पढ़ते हैं, ये गूगल से ट्रांसलेट किए गए, इस वजह से कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं। तो एज जैसी बढ़ती है हमारी कैलोरिक नीड्स कम होती जाती हैं। एज रिलेटेड डिक्रीज इन मेटाबॉलिज्म हैव नो इम्पैक्ट ऑन डेली कैलोरिक नीड्स, ये फॉल्स है। हमने यहाँ लगाया सेव एंड नेक्स्ट पाई। अगला है, फॉर समवन ट्राइंग टू लूज वेट व्हाट इज द जनरल गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग ए कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरी की कमी को कैसे कैसे कम करें जो वेट कम करना चाह रहे हैं। कंज्यूम fewer calories than expended through activity, focus on increase fat intake while consume more। अब इनमें सर से हम, हाँ जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये पैटर्न तो बिल्कुल ही अलग है जो हमारी मॉडल पेपर में है ना, उससे तो बिल्कुल ही अलग है ये। मॉडल पेपर ठीक नहीं है, मैंने देखा है, सही नहीं है। लेकिन कॉलेज वाले तो बोलते हैं इसी में से आएगा। तो उसे भी देख लो, पता नहीं सेट करने वाले कॉलेज के लोग सेट करते हैं क्या करते हैं, लेकिन ये जो मैंने पढ़ाया है जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंगली है सारा। ओके ठीक सर। है। इससे भी ओके। प्रैक्टिस कर लेना, उससे भी देख लेना। तो ओके देखो अब सर। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ यहाँ तक। अब इसको हम मान लीजिए हमारा टाइम हो गया पूरा, और हम सबमिट करना चाह रहे हैं, तो हमने सबमिट पे क्लिक किया है, या ये टाइम पूरा हो जाएगा,
तो भी ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। या हमने फिर से कोई गलती करी, दूसरी विंडो ओपन करने की कोशिश करी, तो देखो ये आ रहा है अंजलि, आपने मूव किया, शायद 5 बार किया हुआ अभी हमने, इसलिए ये 5 बार जाएगा तब होगा। मैं फिर कर रहा हूँ मूव, और देखो वापस आ रहा हूँ, तो ये अब शायद 4 बार हो चुका है, और फिर मैं कर रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो 5 टाइम अभी लगा हुआ, उसे हम कम करके 3 बार कर देंगे। अब यहाँ से ये कह रहा है कि द टेस्ट इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर, क्या टेस्ट की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो सही थी या नहीं थी, तो आप यहाँ से अपना रिस्पॉन्स हमें दे सकते हैं। और लैंग्वेज कैसी थी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही सही थी या क्लियर नहीं थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, गुड बेटर बेस्ट, ये सभी रहा। और जो कुछ आप लिख के देना चाहें फीडबैक दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्लोज करना चाहें क्लोज करें, सबमिट करना चाहें सबमिट करें। अब देखिए आपने ये किया है, अब आप एक बार रिफ्रेश करेंगे, अब आपका माई रिजल्ट में आ जाइए। माई रिजल्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है ना। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार लॉग साइन आउट करिए और दोबारा फिर लॉग इन करिए। अंजलि, ये ठीक, फिर से लॉग इन करेंगे। आप देखिए एक एग्जाम आपने दे दिया है, और जो 28 तारीख को 8:21 पे आपने दिया था, उसमें 12% मार्क्स आपके आए हैं, आपकी रैंक 1100 से बढ़ के 1093 पे आ गई है। अब रिजल्ट क्या रहा, तो माई रिजल्ट पे क्लिक किया तो आप फेल हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स कितने थे, 3 आपके सही हैं 25 में से टोटल, तो 12 नंबर हैं आपके। और अब आप इसका विवरण देखना चाहें, व्यू डिटेल्स, तो यहाँ पे जाएं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक ने अभी तक एग्जाम दिया है, आपकी रैंक ये है, करेक्ट आंसर आपके 3 है, इनकरेक्ट आंसर्स 2 हैं, टोटल मार्क्स 25 थे, आपका परसेंटाइल राइट मार्क्स का 3 है, और लेफ्ट क्वेश्चन आपने 20 छोड़ दिए हैं, और टोटल आंसर आपने 5 किए हैं, जिसमें से 2 गलत होंगे, और टोटल टाइम आपने लिए 6 मिनट 46 सेकेंड्स। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें मैं कुछ चीजें और आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी रिपोर्ट है जो आपने किया उसकी। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट रिपोर्ट, तो ये आपका है, ये सब्जेक्ट की रिपोर्ट है। ये टाइम मैनेजमेंट है, आपने कितना टोटल टाइम लिया क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। और ये क्वेश्चंस रिपोर्ट है, पहला क्वेश्चन ये था, उसका राइट आंसर ये था, आपने राइट लगाया है तो आपको 1 नंबर मिला, और आपने टाइम लिया 1 मिनट 19 सेकेंड। ठीक, उसके बाद सेकेंड आपने किया नहीं, थर्ड आपने किया नहीं, अगर आप करते तो आंसर उसका सही फॉल्स होता, इसका ये होता। देखो ये था, व्हाट इज कंसिडर्ड ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो ये सही है। और आपने ट्रू लगाया बट ये फॉल्स है ना। तो ये इस तरीके से अगर गलतियां हैं तो ये गलत भी पता लग जाएगा, क्या सही होना चाहिए था। अब विच माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू पर ग्राम, तो वो देता है फैट, और हमने लगाया था कार्बोहाइड्रेट पे, तो ये फैट है, फैट लगा होता तो आपको ये नंबर मिल जाता, इसलिए 2 गलत हो गए। बाकी के आपने ये 2 ये सही है, बाकी के आपने कोई भी किए नहीं है, तो ये पूरी रिपोर्ट आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम बैक आएंगे, सॉल्यूशंस अगर सभी की चाहिए तो सॉल्यूशंस भी देखो यहीं पे दिए हुए हैं, इसी में यहाँ पे आप आएंगे। सर कितने नंबर का पेपर आएगा वैसे? 25 क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स होंगे। ठीक, आप रिपोर्ट को कंपेयर आप किसी अपने अन्य स्टूडेंट से करना चाहो तो उनसे कंपेयर भी कर सकते हो। ये स्कोर कार्ड है, और इस तरीके से ये पूरा आपका चलेगा। और ये आपके पास में मेल भी आ गया होगा आपके ईमेल पे, कि आप आज आपने जो टेस्ट दिया उसमें आपके नंबर क्या रहे, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रही। ठीक है, तो इसे यहीं तक रखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लीडर बोर्ड पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए जैनब खान है, ये सेंट जोन्स की है पहले स्टूडेंट, 100% इनकी मार्किंग रही है। ये जो पिछले टॉपर्स रहे हैं वो मार्किंग वाले लोग हैं, इन्होंने अपना फोटो लगाया हुआ है, आप फोटो लगाएंगे तो फोटो भी यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर जब आप बाहर अगर जाना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे आके फिर आप करेंगे साइन अप, बस इस तरीके से आप बाहर आ जाएंगे, ऐसे आप एग्जाम अपना देंगे। ठीक।
अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका सिलेबस सीधा सा। देखिए, अभी अगर किसी को कुछ कहना होगा तो आप बता दीजिए। तो आज का ये सेकंड पार्ट जिसमें यूनिट 4 को हम कवर कर रहे हैं, और इससे पहले कि हम इसको कवर करें, एज यूजुअल मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा आज का, और हम पढ़ेंगे हाइपर टेंशन तक कल की यूनिट में हम कवर कर चुके थे। आज हम ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड टाइफाइड, ये हमारी कम्युनिटी में ज्यादा होने वाली बीमारियों में से हैं जो हमारे सिलेबस में कवर करे गए हैं। अब देखिए, आपके आगरा में कौन सी बुक्स मिल रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे को नहीं पता, बट जो सिलेबस में दिया है स्ट्रिक्टली मैं उसी के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ एक चीज और देखने वाली है कि ये जो 4-5 टॉपिक्स को जिन्हें मैं आज कवर करने जा रहा हूँ अभी, तो इनको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो पढ़ाए जाने का जो तरीका है वो वही है जो यहाँ पे बताया हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट। तो कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट क्या है ये मैं पहले समझा चुका हूँ। कम्युनिटी क्या है, हेल्थ कंसेप्ट क्या है, फिर कम्युनिटी की हेल्थ कंसेप्ट क्या है, फिर कारण क्या है इन बीमारियों के, डायबिटीज होती है तो क्यों होती है, और इसमें सोसाइटी में कारण हमें पता लग जाए, फिर हम क्या प्रिकॉशंस उसमें ले सकते हैं, और फिर कौन सा न्यूट्रिशन है जो हमें बीमार होने पे उसमें अप्लाई करना चाहिए, न्यूट्रिशंस की कमी से या किस न्यूट्रिशन से उससे बेहतर तरीके से फाइट कर सकते हैं, या बेहतर तरीके से उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये हम टू द टॉपिक पढ़ते हैं। अब कहाँ कैसा सिलेबस है मैं नहीं कह सकता, हम आगे चलते हैं सीधा अपने सिलेबस में। तो देखिए, यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो पहली स्लाइड है वो है ओबेसिटी, मोटापा। ठीक, मोटापा के बारे में आप लोगों को जो अभी तक जानकारी होगी वो अ, आज की डेट में आपको पता लग जाएगा कि आपकी सोच गलत है। सभी लोग अभी तक ये मानते हैं कि मोटापा जो है वो होता है ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा भोजन, ज्यादा अच्छे विटामिन वगैरह लेने की वजह से। इसकी वजह से जो अमीर देश हैं और अमीर लोग हैं वो लोग ज्यादा मोटे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंसेप्ट अब बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है। अब जो एफ्लुएंट कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी बजाय डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज्यादा होता है मोटापा। एक देखिए यहाँ लिखा हुआ है, माइक्रोफोन्स ऑफ कर लीजिएगा आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए, मैं सभी को म्यूट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द ओबेसिटी इज वन साइड ऑफ द डबल बर्डन ऑफ malnutrition, एंड टुडे मोर पीपल्स आर ओबेस देन अंडरवेट इन एवरी रीजन एक्सेप्ट सब सहारन अफ्रीका एंड एशिया। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ कि ओबेसिटी, मोटापा जहाँ एक तरफ दिक्कत है, वहीं मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण अपने आप में एक प्रॉब्लम है, और कुपोषण के तरह से ही ओबेसिटी भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। जो एक अंडर न्यूट्रिशन होता है, एक ओवर न्यूट्रिशन होता है, एक मल न्यूट्रिशन होता है। तो आमतौर पे भावना ये है कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ओबेसिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मल न्यूट्रिशन की वजह से भी ओबेसिटी होती है। तो कुछ हमारे क्षेत्र हैं जिनमें सब सहारन अफ्रीका एंड एशिया, एशिया और अफ्रीकन कुछ कंट्रीज, वो मतलब वो कंटिनेंट्स ऐसे हैं जिनमें उन्हें छोड़ के बाकी के और कंट्रीज में मोटापा सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। और मोटापा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने लोग लगभग हर साल प्रदूषण की वजह से मरते हैं, करीब करीब 8%, उतने ही लोग मोटापे की बीमारियों की वजह से पूरी दुनिया में मरते हैं। बीच में कोरोना आया, कोरोना से कंपेयर करें तो वो डेथ्स बहुत ही कम है, कोरोना में कुछ भी नहीं थी, है ना। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ देखिए, वंस कंसिडर्ड ए प्रॉब्लम ओनली इन हाई इनकम कंट्रीज। पहले ऐसा माना जाता था कि जिन देशों में इनकम पर कैपिटा ज्यादा है, वहाँ के लोग ज्यादा मोटे होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, चलते फिरते ज्यादा कम है, इसलिए ज्यादा होता है। बजाय इसके अब ट्रेंड चेंज हो गया है। लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज पर्टिकुलरली इन अर्बन सेटिंग, अब वो शहर जो
वो क्षेत्र जो शहरी क्षेत्रों में आते हैं और जहाँ पे लोगों की इनकम काफी कम है या मिडिल क्लास में आते हैं, वो लोग मोटापे का ज्यादा शिकार अब दिखाई दे रहे हैं। The vast majority of overweight or obese children live in developing countries। तो सबसे ज्यादा जो मोटे लोग हैं या बच्चे हैं, वो अब डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा आ रहे हैं। और ये रिस्क जो है इन कंट्रीज में 30% हाई हो चुका है। पहले ये कहा जाता था कि 60 साल के बाद में मोटापा ज्यादा लोगों में बढ़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों में भी मोटापा ज्यादा दिखाई देता है। पूरे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, और ये ट्रेंड हो रहा है खान पान की वजह से और हमारे जो पैक्ड और जंक फूड्स की वजह से। अब आप देखिए, overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that presents a risk to health। हमारे शरीर में ज्यादा फैट का जमा हो जाना कहलाता है ओवरवेट। हमारा अगर बीएमआई 20 है, उससे नीचे है तो हम ठीक हैं, 25 है तो हम ओवरवेट हैं, और 30 है तो हम ओबीस हैं, और 30 से ऊपर है तो ये समझ लो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में है आप। ठीक। तो इसके बाद में the world counts obesity kilos 4.72 millions people's kills every year, which is about 8% of global deaths। तो दुनिया में जितनी मौतें होती हैं, उनके 8% करीब 4.72 मिलियन लोग जो हैं, इससे मर जाते हैं मोटापे की बीमारियों की वजह से। मोटापे की बीमारी वजह क्या क्या होती हैं? डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, स्लीप एपनिया होता है, और भी कई सारी ऐसी बीमारियां हार्ट वगैरह की भी लगती हैं। बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से खड़ी होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और काफी सारी आंखों वगैरह की भी दिक्कतें खड़ी होती हैं। और इतने ही लोग लगभग मरते हैं एयर पॉल्यूशन में। ओबिसिटी एक जटिल प्रॉब्लम है, जिसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, आपका खान पान, रहना, आपके बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से मोटापा आता है, वो है आपका लाइफ स्टाइल। आपने खाया और वहीं आपने बर्तन भी आगे टहला दिए, उठ के आप उन्हें रखने भी नहीं जाएंगे किचन तक कि आप रखने जाएं। खास करके अगर आप मेल हैं, लड़के हैं या फादर हैं, तो आपका पूरा अधिकार बनता है कि आपकी सिस्टर या मदर उन्हें उठा के ले जाएंगी, और वो आपको बेड पे भी ला के देंगी, चाय भी, कॉफी भी, और आप उठेंगे भी नहीं, है ना। दूसरा, अगर आपको कहा जाएगा कि 100 मीटर दूरी तक आप चले जाएं, कोई सामान मार्केट से लाना है, तो स्कूटर मोटरसाइकिल चाहिए, पैदल आप चलेंगे नहीं। इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होने लगी। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, खान पान हमारा बेहतर हो गया। पहले हमें जो चीजें नहीं मिलती थी वो खूब मिलने लगी। गांव में भी अब पनीर की सब्जियां बनती हैं, शादी ब्याह या किसी भी कार्यक्रम में जहाँ पे पहले पनीर वनीर मिलता नहीं था, वहाँ भी पूरा स्टैंडर्ड शहर वाला दिखाई देता है। तो कोई कमजोर नहीं है, और ये सब कुल मिला के सेहत नहीं बना रहे हैं, सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी एंड इन सम केसेस मेडिकल इंटरवेंशन। कई बार क्या होता है कि कुछ दवाइयां भी होती हैं, वो रिएक्ट कर जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। और मोटापे का एक कारण और क्या होता है, आपकी थायराइड ग्लैंड जो है, उससे जब T3 और T4 हार्मोन्स निकलते हैं, उनका निकलना कम हो जाता है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। उससे भी मोटापा बढ़ जाता है। अब बेचारे को एक तो बीमारी थायराइड की, और उसका वजन और बढ़ गया। अब वजन बढ़ने से ये नहीं कि वजन बढ़े हुए लोग शक्तिशाली माने जाते हैं, और कमजोर जिनका शरीर होता है उनमें ताकत नहीं होती है। आमतौर पे यही कंसेप्शन रखा जाता है कि मोटा ताजा थोड़ा सा दिखना चाहिए, है ना। तो ये कंसेप्ट गलत है। पतले में ताकत ज्यादा हो सकती है, मोटा जो है अपनी बीमारी की वजह से मोटा हो रहा है। अब कारणों में मुख्य कारण देखो क्या है, कॉजेज ऑफ एब्सिटी में। एक तो ओवर ईटिंग, आप आवश्यकता से ज्यादा खाते हैं। शुरू में क्या होता है, शुरू में मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग जब आप करते हैं तो आप ऐसे होते हैं, है ना। आपकी लंबाई बढ़ रही होती है, तो जो कुछ आप खाते हैं वो कैसा बढ़ता है, ऐसा, इस तरीके से बढ़ता है। जो कुछ भी आप खाते हैं ऐसे बढ़ता है आपका। और फिर जब 17-18 साल के करीब आप हो गए, और फिर क्या हुआ कि आप खाना आपने उसी रेंज में रखा जितना आप जब 15-16 साल के थे, तब भी 32-35 साल के तब भी उतना खा रहे हो। अब बढ़ोतरी ऐसी होती है। ठीक है।
तो ये होता जाता है। फिर आप लंबे कम और चौड़े ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। तो एक तो ओवर ईटिंग की वजह से, दूसरा इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी होते हैं, तीसरा मेडिकेशन भी होता है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है। जिस परिवार में मोटे लोग हैं उसमें ज्यादातर मोटापा ही लोगों में देखने के लिए मिलता है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप करते नहीं, जेनेटिक्स भी होता है, और प्रेगनेंसी में आमतौर पर वजन बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं डाइटरी हैबिट्स हमारी गलत होती हैं। आप अगर बीवरेजेस वगैरह ज़्यादा लेते हैं जिनमें शुगर वगैरह ज़्यादा है, और एक अच्छी बात है मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बीवरेजेस में मिलती है वो मिलती है किससे पता? बियर से। और बियर बियर पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है काफ़ी, ऐसा कहा जाता है। और 3x रम होती है, उसकी फुल फॉर्म शायद आप लोग मालूम हो, 30 डेज रेगुलर यूज मेडिसिन, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है ना। तो एक बोतल को अगर आप 30 दिन तक इस्तेमाल करें, मतलब 1000 ml होता है, तो 30-40 ml लें डेली, तो ये दवाई है। लेकिन हम लोग ठहरे हिंदुस्तानी, हम तो जिस चीज को करते हैं मन से करते हैं, है ना। आपकी इमोजीज भी बता रही हैं कि अगर आपने दूध पीना है तो 1 किलो पीना है एक दिन, रोज 100-100 ग्राम नहीं पीना। तो क्या होता है कि हमारे भाई जो देसी लोग हैं वो क्या करते हैं, एक बोतल एक बारी में खींच जाते हैं, 1 महीने वाली। तब जो चीज एक्सेस में होगी, जिसे आप जानते हो कि वो मेडिसिन है, अगर यूज कर रहे हैं आप रेगुलर तो, लेकिन मेडिसिन ही उन्होंने एक बार में पूरी खा ली, तो फिर क्या हाल होगा। एक छोटा सा जोक मैं सुनाता हूँ यहाँ पे आपको, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक स्कूल में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कोई मास्टर जी पढ़ा रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों को बिल्कुल प्रैक्टिकली अप्रोच दिखाना चाह रहे थे कि शराब देखो कितनी ज्यादा हानिकारक होती है शरीर के लिए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया। उन्होंने क्या किया कि 2 गिलास रखे, एक ये गिलास रखा और एक ये गिलास रखा। इसमें पूरी उन्होंने डाल दी शराब फुल, और इसमें भर दिया पानी, और कुछ कीड़े लिए इसमें डाल दिए और कुछ कीड़े इसमें डाल दिए। अब आपको मालूम है शराब वाले में जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसमें जो है अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है। तो थोड़ी देर बाद वो डगमग डगमग होके कीड़े बेचारे मर गए। अब मास्टर साहब ने बड़ी गंभीरता से बच्चों से पूछा, बताओ बेटे इससे तुमने क्या सीखा। अब बच्चे प्राइमरी के, बच्चे बेचारे बोलने से डरते। लेकिन मास्टर साहब ने जब ज्यादा आंखें दिखाई और लगा कि पिटाई भी होगी अगर किसी ने नहीं बताया, तो एक बच्चा बड़ा प्रेम से बेचारा बोला, मास्टर साहब इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम शराब पियेंगे तो हमारे पेट के कीड़े मर जाएंगे सब, है ना। सानिया का भी आंसर यही आ रहा है ना। तो पेट के कीड़े सब मर जाएंगे। अब मास्टर साहब बेचारे चक्कर में। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या होगा, ये आपके ऊपर नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्या पढ़ेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा पढ़ा हुआ आप फिर क्या लिखेंगे वो आप पे डिपेंड कर रहा है। आप फिर क्या लिखेंगे, चेक करने वाला क्या चेक करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं आप वही सुन रहे हैं, ये जरूरी नहीं। ठीक, तो देखिए आगे हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, बीवरेजेस से बाहर निकल के। तो यहाँ पे आप देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी है, हमारा बड़ा लाइफ स्टाइल आरामदायक हो गया है ना। अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में अक्सर मोटापे का ज्यादा लोग शिकार हो जाते हैं, क्योंकि चलना फिरना बहुत कम हो जाता है, और ज्यादातर फैटी वाली चीजें हम लोग लेते हैं, क्योंकि मन भी उन्हीं चीजों को, तिल को, गचक को, मूंगफली को और ड्राई फ्रूट्स को और इन चीजों को खाने को करता है। और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है शादी ब्याह बहुत होते हैं जिनमें आपको मौका मिलता है मुफ्त का माल लूटने में, तो वहां पे कसर नहीं छोड़ते। सारी मिठाइयाँ सब चेक करनी है, एक भी ना छूट जाए, है ना। पनीर ढंग से होना चाहिए उसमें, चाहे ग्रेवी ना हो, पनीर अच्छा होना चाहिए, और सब चीजें। तो पेट बढ़ जाता है। गर्मी में आप चाहते हुए भी अगर खूब खाना चाहें तो ज्यादा खा ही नहीं सकते, क्योंकि पानी इतना पी लिया जाता है कुछ भी नहीं हो जाता। और यहाँ पे पानी तो पीते ही नहीं, वो तो फिर घर पे पियेंगे, चल गया हाथ भी ना धो, अगर ऐसे ही चूस चूस आके उंगलियों का काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा, है ना। आगे चलता हूँ मैं। देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और होते हैं।
अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस रहता है तो आप में से अगर कोई इससे पीड़ित हो तो आप फील करेंगे जब आपको चिंता ज्यादा घेरेगी, आप परेशान होंगे, आपके पेट में भूख लगने लगेगी, लेकिन कुछ खाने की इच्छा होगी नहीं। आप खाओगे तो पेट भरा हुआ लगेगा, और लेकिन बिना खाए रुका नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब खाने की इच्छा हो रही है, पेट भरा हुआ है और खाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ ना कुछ आप खाओगे। जो भी खाओगे वो ओवर ईटिंग होगी, और ओवर ईटिंग से वेट बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखिए आप। मेडिकल कंडीशंस में ये हाइपोथायराइडिज्म जो मैंने अभी बताया था, जिससे क्या होता है कि वो हार्मोन्स कम बनते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा, उसमें भी वेट बढ़ जाता है। अब देखो, ये बेचारे जितना इनका चेहरा और टांगे तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, पेट नीचे जमीन तक आ गया करीब करीब, है ना। एक मुंह ये, एक मुंह यहाँ पर लग गया, इतने ज्यादा खाना है इन्हें। तो अब दिक्कतें क्या होती हैं, ओबेसिटी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और हमारी हेल्थ पे इनका क्या असर पड़ता है। तो इन्हें देखो, बीच में बिल्कुल नाशपाती बन गए, ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, उंगलियां, ये हाथ है सो देख लो। वर्ल्ड में रिकॉर्ड है सबसे हाई वेट का, मालूम है कितना है? मैक्सिमम वेट एक व्यक्ति का कितना हो सकता है? इंटरनेट पर आप सर्च करना, मेरे को तो इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा नजर में रखा करता हूँ। 5 क्विंटल और साइज 37 किलो है वेट, एक व्यक्ति का। 5 क्विंटल की कल्पना करें आप, एक आदमी, तो क्या होगा, उसका चेहरा कैसा होगा और शरीर कैसा होगा। कितने लोग उसे उठा भी पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। छोटी मोटी गाड़ी आड़ी में तो दम है नहीं जिसमें ट्रॉली में रख के उसे ले जाया जाए, है ना। तो फिलहाल इससे टाइप 2 डायबिटीज की दिक्कत होगी। हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड्स मालूम है आपको, फैट्स होते हैं जिसमें एलडीएल वगैरह होता है, बीएलडीएल वगैरह होता है, तो वो बढ़ने लगता है, उसकी वजह दिक्कत होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें क्या होता है कि आपकी जो सांस चल रही होती है, फेफड़े जो धड़क रहे होते हैं, सांस पहुंचा रहे होते हैं ऑक्सीजन पूरे उसमें, वही कई बार इतने दबाव से रुक जाते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और आपकी नींद खुलती है, फिर आप बड़बड़ा के उठते हो, तब फिर सांस अंदर जाती है, तब थोड़ी देर बाद धक धक करके आप बड़ी मुश्किल से सो पाते हो। यस, 5 क्विंटल मीन्स 500 किलोग्राम। ओके। तो ओस्टियो अर्थराइटिस में क्या होता है, आपकी जो हड्डियां हैं उन पे भी इतना वजन बढ़ने लगता है कि बेचारी को हड्डियां भी ये सपोर्ट देना पड़ता है फिर खड़े होने के लिए, वो भी नहीं हो पाएगा। और हार्ट डिजीज इनकी जो है वो भी बढ़ने लगती हैं। टाइप 2 डायबिटीज भी बढ़ने लगता है। और अब शरीर करे क्या, इतना छोटा सा हार्ट यहाँ पे रखा, और इतने बड़े आदमी के हर कोने में हर सेल तक ब्लड पहुंचाना है। हार्ट क्या करे बेचारा, कब तक पंप करेगा और क्या करेगा। अब आप एक है ना, चाय लो, जो छोटे वाले कप होते हैं, और खली वो चाय पिलाओ, तो बेचारा क्या करेगा, उन कपों से उसका क्या होगा, मुंह तक में भी नहीं जाएगा। 594 दिखा रहा है। चलिए, आपने इंटरनेट पर भी चेक किया होगा, तो 594 kg है, तो 537 वगैरह तक का तो मेरे को आइडिया था। 94 कोई और ज्यादा रईस निकल आया होगा अगला। तो 594 किलो वजन जो एक बंदे का होगा, सोचिए फिर वो कैसा होगा। फिर तो वो कुंभकर्ण जो रामायण में था, उससे कम नहीं होगा, है ना। आगे देखिए, सांस के इश्यूज खड़े हो जाएंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जॉइंट प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, कैंसर हो जाएगा। मतलब जो कुछ संभव हो सकता है वो सब हो जाएगा, जो भी संभव हो सकता है। अब बेचारा 5 क्विंटल का आदमी अगर करवट भी लेना चाहेगा, तो ये जिंदा किस लिए, ये समझ में नहीं आ रहा। ये करेगा क्या, और देश दुनिया में क्या अपना सहयोग देगा, कौन से बॉर्डर पे जाके युद्ध लड़ेगा, और क्या होगा ऐसी स्थिति में। कुछ बीमारियां और होती हैं जिनमें क्या होता है, कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि उनका वेट रोज बढ़ता है किलो के हिसाब से, और फिर उनको ऑपरेट करके भी ठीक किया जाता है, और किलो के हिसाब से वजन घटना भी कम शुरू होता है फिर। ये एक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। मेंटल हेल्थ इसकी होगी नहीं सही, बेचारे को मेंटल एनर्जी जो दिमाग को मिलनी चाहिए वो शरीर ले रहा है। मालूम है, दिमाग छोटा सा यहाँ पे रखा होता है साइड में, पीछे की साइड में कानों के ऊपर, और वहां तक जब ब्लड पहुंच पाए, ऑक्सीजन पहुंच पाए, तब तो संभव हो, उससे पहले जो बेचारा जी सब खाए ले रहा है इतना बड़ा, है ना। तो दिमाग को कुछ भी नहीं होगा तो चिंता और परेशानी होगी उसे। लीवर की डिजीज भी खड़ी होंगी। तो अगर पूछा जाए कि मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं,
तो आंसर देना सरल होगा। जो बीमारी आपके दिमाग में आए वो लिख देना, और जो नहीं आए कोई बात नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो आपके लिए बड़ी वाहवाही खड़ी हो जाएगी सर दे पाना। ठीक। अभी देखो, बॉडी मास इंडेक्स की आपने बात करी थी, वो ये है। अब आप इसको समझ लीजिए, ये आपके टॉपिक में नहीं है, जो मैंने सब्जेक्ट अभी दिखाया था उसमें नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं जिन्हें टॉपिक में नहीं होते हुए हमें लेना चाहिए। तो नॉर्मल देखिए, 18.5 से 24.9 तक है तो नॉर्मल है, और 18 से नीचे अगर आपका बीएमआई आ रहा है तो अंडरवेट है। ठीक है। और 25 से 29.9 तक आ रहा है तो आप ओवरवेट हैं। और अगर 30 से 39 तक आ रहा है तो आप ज्यादा मोटे हैं। और अगर 40 से ज्यादा हुए तो आप मालूम है, आपकी गाड़ी भी जो मीटर स्पीडोमीटर लगा होता है वो रेड के इधर आ गया, तो फिर आप समझ लो कि आप जिस स्थिति में चल रहे हो, कब राम नाम सत्य हो जाए आपका, कब आप ज्यादा स्पीड में उड़ जाए पता नहीं। तो ये 594 किलो जो है वो बेचारा पता नहीं कब से झेल रहा हुआ इस कंडीशन को, है ना। उसका बीएमआई तो बहुत पहले निकल गया होगा। वो तो महान व्यक्ति है, उसे तो अवार्ड मिलने चाहिए। इतनी बीएमआई को झेल के साइंस को चैलेंज कर रहा है कि देखो हम अभी भी जिंदा है ना। तो देखिए, BMI or body mass index is commonly used to measure the axis whether an individual has a healthy body weight or related to their height। एक व्यक्ति का जो हाइट है और उसका वजन है शरीर का, उससे हम नापते हैं कि क्या ये सही है। उससे ये जो कैलकुलेशन निकलेंगी वो देखनी है। इट इज स्क्रीनिंग टूल दैट प्रोवाइड्स जनरल इंडिकेशन। और ये एक स्क्रीनिंग टूल है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा वेट कैसा है, हम सही है या खतरे में चल रहा है। तो बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है। देखो, अभी किसी ने पूछा था कि क्या ये आपको रटने की जरूरत है, कतई मत रटो। आप क्या करो, वेट कितने किलोग्राम है बटे हाइट का मीटर स्क्वायर कर दो, और 1 मीटर में 3.33 करके होते हैं फीट। तो आप जैसे भी निकालना चाहो वैसे निकाल लो। वेट बटे हाइट मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, उससे जो निकलेगा वो ये आएगा। अब मान लीजिए एक आदमी जिसका वजन 70 किलो है और उसका जो हाइट है 1.75 मीटर है, तो बीएमआई होगी 70 बटे 1.75 का स्क्वायर, तो ये इतना निकलेगा। और बीएमआई आएगी 22.86। तो 22.86 इसमें आ रही है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है। अभी जिसने भी किसी ने प्रश्न पूछा होगा यहाँ पे कोई दिक्कत तो मेरे को बताइए। नहीं तो मेरी क्लास अपने ऊपर ज्यादा थोड़ी ना कर रही, तुम बात करो। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, बीएमआई आपको पता लग गया। बीएमआई कैसे निकालेंगे, वेट बटे हाइट का स्क्वायर कर दें, बस सिंपल, कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अंडरवेट ये आ गया, नॉर्मल वेट ये आ गया, और ओवरवेट ये आ गया। अब इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अंडरवेट क्या होता है, नॉर्मल वेट क्या होता है, ओवरवेट क्या होता है, ओबेस क्या होता है, और मॉर्बिडिटी पे कहाँ पे पहुंचता है आदमी तब होता है। अब आता है कि जो वेट अगर ज्यादा है तो फिर उसका खाना पीना कैसा होना चाहिए वेट कम करने के लिए। तो वेट कम करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले खाना कम कर देते हैं। रोटियां कम खाएंगे भाई। 6 रोटियां खाते थे तो आज 4 रोटियां ही खाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही 4 रसगुल्ले डाल लेंगे, क्योंकि रोटी तो रोटी होती है, वो तो हमने आज 4 ही खाई है। रसगुल्ले 4 खा लिए, वो एक्स्ट्रा है, वो आपकी उसमें गिने नहीं जाते हैं। जबकि रसगुल्ले वास्तव में उनमें चीनी है, और चीनी में क्या होता है, सुक्रोज होता है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज। और फलों में क्या होता है, फ्रक्टोज। और इसमें होता है चीनी में सुक्रोज। सुक्रोज हमारी बॉडी पचा नहीं पाती सही से, और उसकी वजह से दूसरा भोजन भी नहीं पच पाता है, वो प्रॉब्लम पैदा करता है। वो खाना फिर हमारे शरीर में सड़ता है, और सड़ के जब निकलता है तो हमारी गैस और तमाम प्रॉब्लम्स हमें खड़ी हो जाती हैं। और हमारे ये ओबेसिटी की दिक्कत भी बढ़ती है, क्योंकि उसमें वो क्या नाम है, सुक्रोज होने की वजह से उसका एनर्जी लेवल भी ज्यादा रहता है।
कैलोरी के इनटेक जो है हमारी, हमें कोशिश ये करनी चाहिए इन श्रीमान को कि भोजन ऐसा लें जिससे जल्दी पेट भरा हुआ लगे, लेकिन उसमें कैलोरी कम से कम हो, है ना? अब ये ऐसा न करें कि जो हाई कैलोरी वाले और थोड़े से आइटम ले लें। जैसे आप ही कहो एक मुट्ठी आपने केवल अखरोट खाए थे आज और कुछ नहीं खाया, लेकिन एक मुट्ठी अखरोट आपको झेलना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। मुफ्त के मिल गए, खा जाओगे, लेकिन वो खुद के लिए भाव ही लोगे बस। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स लेना चाहिए और ये सब चीजें लेने की जरूरत है, थोड़ी थोड़ी कम करने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, देखो, जो लोग व्रत रखते हैं उनका वेट ज्यादा बढ़ता है। इसको आप समझना बात को। जो लोग व्रत रखते हैं उनका वेट ज्यादा बढ़ता है। और जब भी कभी आप 9 दिन के व्रत रखते हैं तो 9 दिन पहले अपना वेट कर लेना और 9 दिन के 4 दिन बाद फिर वेट कर लेना। पहले से या तो बढ़ा हुआ होगा या पहले से कतई कम नहीं हुआ होगा, क्योंकि 9 दिनों में जितना आपने खाया था कम, उससे ज्यादा आपने 4 दिनों में आप खा गए, क्योंकि मेंटली सेटिंग आपकी इस तरीके की है कि आप अपने अंदर एक सिकनेस महसूस करने लगते हैं कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, इसलिए आप कमजोर हो रहे हैं। और ऐसा ही रोजास वगैरह में होता है। आपको मालूम है कि शाम को रोजा अफ्तार होना है, तो आप पूरे दिन आपकी निगाह बस उसी रोजे पे है कि कैसे ही सूरज ढले और हम लगें, और सुबह सूरज उगने से पहले जितना खींच सकें वो खींच लें। तो होता ये है कि वास्तव में जो हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट है हम उससे ज्यादा ले जाते हैं, है ना? वो गलत होता है। कुछ हाँ जी, हाँ बताइए, कोई बोलना चाह रहा है कुछ? कोई नहीं, मैं आगे बढ़ूं, चलिए। तो क्या करना है कि ये सब चीजें आपको लेनी है, बट इनकी मात्रा को धीरे धीरे कम करते जाना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। व्रत के बाद में जब पहली बार हम खाना खाते हैं तो खींच के खाते हैं, पेट फूलने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस समय शरीर की पचाने की क्षमता भी स्लो पड़ गई होती है, फिर वो दिक्कत करता है और हमारे ब्लड में जो लेवल है ग्लूकोज का वो हाई हो जाता है। तो क्या करें, पोर्शन कंट्रोल करें, थोड़ा खाएं, मन से खाएं। और क्या करें, कुछ आदतें डाल लें, जैसे ज्यादा चबाएं। जब आप किसी भोजन को, जैसे आपने मुंह में रखा, 4 बार इधर घुमाया और 4-6 बार दांतों से काटा और अंदर, 5 मिनट में आप खा गए 10 रोटियां। अब आप क्या करें कि उस रोटी को कम से कम 15-20 बार चबाएं, तो आपको ही लगेगा 15 मिनट में 3 रोटियां आपने कुल मिला के खाई, लेकिन पेट भरा हुआ लगेगा। क्योंकि हमारे माइंड की जो एक फितरत है कि वो हमें धोखा देना चाहता है, हम उसे धोखा देते हैं। तो हम उसे जान के धोखा दे रहे हैं कि देखो हम धीरे धीरे खा रहे हैं, खूब आराम से खा रहे हैं। तो आपके मन की तृप्ति ज्यादा होगी। और बहुत जल्दी अगर आप खाना खा रहे हैं तो मन तृप्त नहीं होगा, पेट जरूर भर जाएगा। जैसे आपकी मन पसंद वाला खाना आपको मिले तो उतना ही जल्दी आप खाना खा जाएंगे। और जिन्हें दाल पसंद नहीं, उन्हें जबरदस्ती अरहर की दाल रखी जाती है घर में जब, या जो सब्जी आपको पसंद नहीं है आपको दी जाती, तो आप नाक सिकोड़ते हो, मुंह सिकोड़ते हो, फिर कोना ढूंढते हो, अचार ढूंढते हो, कुछ और चीजें ढूंढते हो वो मिल जाए, फिर पूछते हो और कहीं कुछ संभव है, कहीं कुछ नहीं, यही खाना है। तो फिर आप खाते हो तो कितनी देर लगती है। फिर आपकी पसंद वाली जो चीज मिल जाए तो फिर आप क्या करते हो, 5 मिनट में उड़ जाती है, फिर आप और कोना ढूंढते हो, दूसरा किसी का पार्ट हमें और मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। हाइड्रेशन, हमें पानी पर्याप्त पीना चाहिए। पानी हमारा तमाम तरीके से टॉक्सिन्स को और बॉडी की तमाम चीजों को बाहर निकालने में सहायक होता है। और ये हमारे, इसमें कैलोरीज तो होती नहीं है, लेकिन तमाम सारी चीजों को दूर करता है। पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड कतई न लें, प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड। ठीक, पानी की क्वांटिटी आपकी 2 से 2.5 लीटर मानी जाती है, लेकिन मोटापा अगर आप घटाना चाह रहे हैं तो उसको बढ़ा दें थोड़ा सा और। फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, इसको आप बढ़ा दें, आपका मोटापा अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। आप थोड़ी सी दौड़ लगाने लगें अगर दम है तो, और दौड़ लगाने दम नहीं है तो कम से कम चल तो सकते हैं, तो जितने चल सकते हैं उतने चलें। और मेडिकल गाइडेंस भी लें, डाइटिशियन से एक चार्ट बनवाएं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या उचित रहेगा। और अगर कुछ पेमेंट खर्चा करने की इच्छा हो तो मैं डाइटिशियन से सस्ते में चार्ट आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डायबिटीज के बाद में डायरिया। डायरिया में आप देख पा रहे हैं ये हमारी कॉलोन है,
आंत है, छोटी आंत है, एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। छोटी आंत हमारे पेट में बहुत बड़ी होती है, ये समझना आप। बड़ी आंत छोटी होती है, छोटी बड़ी होती है, इसकी लंबाई करीब 30-32 फीट होती है। इसके अंदर से हमारा खाना चलता है। तो इस खाने में क्या होता है कि हमारा जो स्टूल है ना, वो ये सॉलिड है, ये आंत सही है, ये स्टूल पास हो रहा है। और यहाँ पे ये पानी एब्जॉर्ब कर नहीं पा रही है हमारी आंत, और वो स्टूल के थ्रू ही पास हो रहा है। तो लूज मोशन जिन्हें हम कहते हैं, वो होने लगते हैं। यही कंडीशन जब ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि हर 2-4-5 मिनट बाद पता लगा वॉशरूम में, तो यही डायरिया कहलाता है। बीमारियां सभी दो तरीके की होती हैं, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट जो थोड़े समय के लिए होती है, क्रोनिक जो लंबे समय के लिए होती है। डायरिया अगर 1-2 दिन 3 दिन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा लंबा बढ़ा तो आपके अंदर कुछ खास बैक्टीरियाज हैं जिन्हें कोलाइटिस वगैरह कहते हैं, वो प्रवेश कर गए हैं, फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो आपके लिए बड़ी लंबी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। सबसे ज्यादा इसमें हाइड्रेशन का ख्याल रखने की जरूरत होती है। इन्फेक्शंस, अब फैक्टर्स क्या हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है? तो बैक्टीरियल जो, और वायरल और पैरासाइटिक, ये हमारे पेट में किसी भी तरीके से चले जाते हैं। ज्यादातर हम हैंड वॉश की जो हमारी प्रैक्टिस है वो सही नहीं है। हम कहीं भी गए, किसी भी चीजों को छूते हैं, कहीं भी बैक्टीरियाज हैं, कहीं भी कोई ये पैरासाइट्स हैं या वायरल हैं, और जैसे साल्मोनेला एंड ई कोलाई होते हैं खास करके इसके लिए डायरिया की स्थिति में, वो लग के हमारे हाथ में लग गए, हमने खाना खाया, खाने से हमारे पेट में पहुंचे और आंत में पहुंचने के बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फूड सेंसिटिवनेस से भी होता है। कई लोगों को कुछ भोजन जो है वो एलर्जी पैदा करते हैं, उसकी वजह से भी होता है। कई लोगों को दूध ही एलर्जी पैदा करता है, और कुछ लोगों को गेहूं में एक चिपचिपा पदार्थ जिसकी वजह से रोटी चिपकती है, हाथों में गेहूं चिपकता है, उसको ग्लूटेन कहते हैं, और ग्लूटेन आंतों के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए ये कहा जाता है, ई कोलाई यस पेट में ही होता है, आंतों में होता है। ये ग्लूटेन जो है ना, ये जितने भी आप मार्केट से आटा खरीदोगे उसमें इसकी मात्रा ज्यादा होगी, और इसीलिए ये कहा जाता है कि होल ग्रेन, मतलब अनाज, उसके चोकर सहित। और मार्केट में जो मिलता है उसमें सब कुछ निकाल लिया जाता है, तो वो चिपचिपा ज्यादा होता है, और ये हमारी आंतों से चिपकता है ग्लूटेन, इसलिए गेहूं को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो डिजीजेज अफेक्टिंग योर बाउल्स, ऐसी बीमारी है जिनका आपके पेट पर असर पड़ता है, उनकी वजह से भी होता है। कुछ दवाइयों और रिएक्शन की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग से होता है, फूड इंटॉलरेंस जो आपको कई बार वो कर देता है दिक्कत, और इस तरीके से तमाम सारी चीजों की वजह से होता है। मेडिकेशन है, आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। उसमें क्या होता है, आपके पेट में सूजन आ जाती है, कई बार जख्म भी हो जाते हैं, अल्सर्स भी बन जाते हैं, तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, या क्रोन्स डिजीज कहा जाता है। मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, क्या होता है कि आपकी आंतें जो गंदगी पेट में अंदर बनी होती है उसको रिलीज नहीं करती, उसको चिपका लेती हैं। ऐसी कंडीशन में भी सिलिक डिजीज होती है, इसको शॉर्ट बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं, और इसकी वजह से भी डायरिया होता है। फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाते हैं कई बार, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आप कितना भी इलाज करवा लो, इसका कोई इलाज ही नहीं है आईबीएस का, और ये किसी बीमारी में आता नहीं, किसी स्कैनिंग में आता नहीं, आपको पेट में दिक्कत हमेशा बनी रहती है। स्ट्रेस और एंजाइटी होगी तो इसका आंतों पर सीधा असर पड़ता है। मैं आपको बता दूं, साइंस में ये कहा जाता है कि आदमी में दो दिमाग होते हैं, एक दिमाग जो आपके सिर में होता है, दूसरा दिमाग जो आपके पेट में होता है। मालूम है आपको क्या होता है? लीवर। आपका लीवर पहचानता है कि कौन सी चीज आपके शरीर के लिए सही है, कौन सी नहीं है। जो भी आप खाते हैं, लीवर सब चीजों को कंट्रोल करता है। ब्लड में जाने से पहले हर किसी को लीवर से के थ्रू जाना होता है। लीवर ही नियंत्रित करता है कि किसको शरीर में भेजना है, किसको निकालना है। लेकिन लीवर ही जब प्रॉब्लम आ जाए तो सेना अंदर घुस ही जाती है, आप जानते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स खड़े हो जाते हैं। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी में हमारा क्या होता है कि पेट में अंदर जख्म तक पड़ जाते हैं।
क्योंकि एनर्जी चाहिए हीलिंग के लिए, वो हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी दिखा रही है। अब डायरिया में लास्ट में आप देखिए इसके कॉजेस: बैक्टीरिया, वायरस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, फूड एलर्जीज और इंटॉलरेंस, सर्जरी, डाइट, मेडिकेशंस और पैरासाइट्स, इसकी वजह से डायरिया होता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब डायरिया में क्या लें? देखो ये केला हमारे साथ साथ चल रहा है शुरू से ही, है ना। तो केला जो है वो काफी बेहतर है, इसको मैश कर लें और फिर इसको लें। आलू लें, अच्छा है, ब्रेड वगैरह इसमें ले सकते हैं। और ऐसी चीजें लें जो जिनमें ज्यादा फाइबर वगैरह ना हो, जिससे पचने में ज्यादा समय न लगे। और इसके साथ ही पीने वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा लें, जिससे आपका रिहाइड्रेशन होता रहे और हाइड्रेट ना हो जाए आप। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह है, इनकी मात्रा भी आपके शरीर में कम ना हो, भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि शरीर में अगर ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं तो आप ग्लूकोज वगैरह को भी यूज कर सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रोल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आता है, उसको आप ले सकते हैं। अवॉइड कैफीन, कैफीन या शुगर से बनी हुई चीजों को न लें, ये आपको आंतों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ब्रेड डाइट होती है, BRAT, बनाना, राइस, एप्पल सॉस एंड टोस्ट, ब्रेड, है ना। समझ लीजिए इसको, बनानास, राइस, एप्पल सॉस एंड टोस्ट को ब्रेड डाइट कहते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, राइस को मैं रिकमेंड नहीं करता, एप्पल सॉस की जरूरत नहीं है, टोस्ट कतई मत खाओ, घर में कुछ और चीजें बनवा लो, सबसे बढ़िया दलिया बनवा लो। आप अगर राइस ही लेना चाह रहे हो तो आप राइस में जो दाल होती है मूंग की, वो मिला लें, मूंग की दाल थोड़ी ज्यादा रहे और वो कम रहे, तो आप ले लो, ज्यादा अच्छा है। प्रोबायोटिक्स में क्या होता है, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, ये हमारी बैक्टीरिया होते हैं हमारी आंत में, और इनकी वजह से भी कई बार दिक्कतें होती हैं, तो इनका सहारा भी लिया जा सकता है। और जब फिर आप ठीक होने लगे, आपके दस्त ठीक होने लगे, तो धीरे धीरे आप खाने पाए, अदरवाइज खाने को ज्यादा नहीं। और हम लोगों से सबसे ज्यादा समझदार कौन होते हैं मालूम? जानवर। आपके घर में अगर कोई डॉगी वगैरह पला हुआ हो, पेट कोई भी, तो आप देखें बीमार पड़ते ही वो खाना छोड़ देते हैं सबसे पहले। और आप उन्हें मारते हो, खाना नहीं खा रहा है, आप मारो तब भी नहीं खाएगा वो। लेकिन आप एक काम जरूर कर लेते हो, अपने बच्चों को जरूर कूट कूट के खिला लेते हो। वो खाना नहीं खाना चाहते लेकिन आप उन्हें कूटते हो, खाओ। स्कूल जा रहे हैं, नहीं खा रहा है, कनपटीन 2 थप्पड़ दिए, जाते जाते चलते चलते दूध ही पी लो। तो अगर इच्छा नहीं है तो कतई नहीं जबरदस्ती करनी चाहिए। लोग इसके मेरे इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ सही है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक इच्छा ना हो तब तक खाना नहीं खाना चाहिए, और खाने में जबरदस्ती करनी ही नहीं चाहिए। जिसे भूख लगेगी वो तो अपने आप ही चिल्लाने लगेगा, वो बच्चा अपने आप ही चिल्लाने लगेगा कि उसे भूख लगी है। तो हम खाना अगर अनिच्छा के खाते हैं, जबरदस्ती खाते हैं, तो हमारी शरीर की एनर्जी उस खाने को पचाने में और लग जाती है, तब हमारा शरीर और ज्यादा खराब होने लगता है। और खाना, कोई भी बीमारी आने पे खाना बंद कर देना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मम्मी जबरदस्ती करती हैं गौरव, तो मम्मी को हमारी ये क्लास आप सुना देना, हमसे बात करवा देना, वो जबरदस्ती करना बंद कर देंगी, है ना। और आप ये जानते हो कि भूख से कोई मरा नहीं, मतलब, और खाना खा के बहुत लोग मरते हैं। और अनफॉर्चुनेटली 45-50 साल के बाद में हमारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है खाना को पचाने में जाती है। खाना को खाने न खाने से ज्यादा फायदा और खाने से ज्यादा दिक्कत है। और ऐसा अगर आप करके देखेंगे तो आप में एनर्जी का लेवल हाई रहेगा। अवॉइड हाई फाइबर फूड्स, तो जब आपको ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, फाइबर वाले फूड अगर आप कोई भी खाएंगे, तो फाइबर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और पचने में समय लेता है। उतना समय है नहीं, उतने में उसको पास आउट होना है, तो वो दिक्कत करेगा। मेडिकल हेल्प लें जहां भी जरूरत पड़े वहां पे। नेक्स्ट अब हमारा आता है टाइफाइड। टाइफाइड आप सभी लोग जानते हैं, मच्छर के काटने से होता है। और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है,
वो काटने से हो या किसी भी संपर्क में, किसी भी तरीके से संपर्क में आ जाए, वो चाहे मुंह से आ जाए या खाने पीने में किसी में मिला हो। ज्यादातर पानी वगैरह से होता है क्योंकि मच्छर उसी में बैठते हैं और उनके कारण ये होता है। और इसके होने से हमारी आंतों में जख्म तक हो जाते हैं, जीभ पे एक वाइट कोटिंग हो जाती है जिससे पता लग जाता है, और हमारी बॉडी में कई जगह रैसेस आने लगते हैं, रेड कलर की लाइनिंग्स ऐसी बनने लगती हैं, जलन होने लगती है उनमें। अर्ली सिम्टम्स में देखिए, बुखार चढ़ता है, कम होता है, बढ़ता चला जाता है और 104 डिग्री तक ये पहुंच जाता है। ठंड लगती है, सिर में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, थकान होती है, आपके मसल्स में दिक्कत होती है, स्टोमक में भी दर्द होता है, और इसके साथ ही डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। और अगर बुखार के साथ डायरिया और हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा, आप जानते हो। फिर तो आपका तांडव नृत्य ही होना है। सिर में दर्द भी है और इधर बार बार लूज मोशन और सर्दी लग रही है। और सर्दी लगती है गर्मी में, शिमला का एहसास हो जाता है। और आजकल अगर कहीं हो जाए तो फिर आपको कुल्लू मनाली का ही एहसास होगा पूरा, है ना। आगे देखो, टाइफाइड में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को फैलने से या इन चीजों से रोकने के लिए क्या है कि सैनिटेशन और हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, जिससे बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसमिट ना हो पाए। और फेसल और ओरल ट्रांसमिशन जो होता है, ये कुछ कंटामिनेटेड पानी या ऐसे भोजन वगैरह से होता है जहाँ बैक्टीरिया वगैरह बैठते हैं, मक्खियां वगैरह हैं, ये भी उन्हें ट्रांसमिट करने में काफी कुछ सहयोगी होती हैं। ठीक है। प्रिंस, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप कतई मत डरो। बैक्टीरिया इतनी छोटी सी चीज होती है, आप समझ लो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अभी जो पिछले टाइम में निकल गया है, कौन सा था वो, कोरोना। उस कोरोना का पूरी दुनिया में जितने वायरस होंगे उनका वजन अगर नापोगे तो वो 10 ग्राम नहीं हो पाएगा। और आप तो कम से कम 60-70 किलो के हो गए, 10 ग्राम से क्या असर पड़ेगा आप पे, है ना। लेकिन वो 10 ग्राम में से अगर एक भी पीछे पड़ जाए तो चैन नहीं मिलेगा। और अगर चाहो तो कभी ट्राई कर लेना, इनसे टक्कर लेके देखना एक बार। कैरियर्स कौन है? Some individuals known as carriers may harbor the bacteria in their gallbladder or digestive system without showing symptoms. They can still spread the infections to others. क्या होता है, कई लोगों में ये बैक्टीरिया जाता है, पेट के अंदर पड़ा रहता है, लेकिन आपकी इम्यून पावर अगर अच्छी है तो ये पड़ा रहेगा चुपचाप बेचारा। जब मौका मिलेगा तब पटकेगा, और नहीं पटक पाएगा तो पड़ा रहेगा। और आपके इम्यून पावर ने अगर इसको खत्म कर दिया तो ये खत्म भी हो जाएगा। वो कुछ कहेगा नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं। कमजोर मिल गया तो उसको किनारे लगा देगा। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड पावर वाटर से ज्यादातर फैलता है। और अब इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक तो शरीर में पानी की कमी ना होने दें, जूस, नींबू, और वो क्या नाम है, सोडियम, मतलब नमक, और दूध वगैरह, ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा आप लेते रहें। हरी सब्जियां लें, केले वगैरह लें, नारियल पानी लें, ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा इसमें लेनी चाहिए। सॉफ्ट एंड इजिली डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए, इसमें दलिया हो सकता है, उबले हुए आलू हो सकते हैं, और अच्छी तरीके से पकी हुई सब्जियां। वैसे सलाद लेने के लिए कहा जाता है कि सलाद सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी पचाने की क्षमता जो है वो कमजोर पड़ गई होती है, इसलिए सलाद को नहीं लेके ज्यादा पकी हुई सब्जियां लें। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, जिससे आपका शरीर आसानी से उसे एडजस्ट कर ले। एकदम पूरी टंकी फुल ना करें जिससे आपको दिक्कत हो। स्पाइसी या इरिटेटिंग फूड जो है वो ज्यादा ना खाएं, क्योंकि आपकी जो जीवन शक्ति है, जीवनी शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो कमजोर पड़ चुकी है, वो हील नहीं कर पा रही है शरीर को। प्रोटीन से भरे हुए जो हैं चीजें वो आप लें, लेकिन यहाँ जैसे इन्होंने लिखा है मीट, एग्स और डेयरी, है ना। और मैं तो ये कहूंगा इन्हें आप कतई न लें, क्योंकि शरीर की क्षमता ही पचाने वाली नहीं रह जाती है। तो मीट, एग्स और डेयरी वगैरह में, इनमें डेयरी में आपको मालूम है जो कल मैंने पढ़ाया था कि दूध जो आप लेते हैं आपके पेट के अंदर जाने के बाद फट जाता है। तो दो तरीके के प्रोटीन्स बनते हैं, एक केसिन होता है, एक वे होता है। तो ये वे में कन्वर्ट होता है, फिर बहुत दिक्कत होती है। इसकी बजाय आप दही ले लें, वो ज्यादा अच्छा है दूध की बजाय। अंडे बिल्कुल नहीं, मीट बिल्कुल नहीं। और लेग्यूम्स वगैरह में भी आपको मैं निवेदन यही करूंगा
कि जितनी भी दालें हैं जिनको पकने में बहुत समय लगता है प्राकृतिक रूप से, उन्हें पचने में भी उतना ही समय लगता है, इसलिए ऐसी चीजें न लें, ज्यादा अच्छा है। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स में आप सप्लीमेंट्स कोशिश ये करें न लें, अगर जरूरत पड़े तो उन्हें थोड़ा सा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन सी वगैरह की रिक्वायरमेंट हो जाती है, बी कम्प्लेक्स की भी जरूरत पड़ती है हीलअप होने में, उसे ले सकते हैं आप। क्या क्या न लें? कच्ची सब्जियां न लें, ड्राई फ्रूट्स न लें, स्पाइसी फूड्स न लें, नट्स न लें, फैटी एसिड वाली चीज न लें, और होल ग्रेन्स न लें, क्योंकि होल ग्रेन्स में जो फाइबर होगा वो आपको दिक्कत करेगा। ओके, नेक्स्ट है ग्रेजुअल री इंट्रोडक्शन ऑफ फूड। जैसे ही आप धीरे धीरे ठीक होने लगे, वैसे ही आप भोजन को पहले जैसा रिस्टोर करने लगे। प्रोबायोटिक्स में क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें बढ़ाया कई तरीके से जा सकता है, उसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। और इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ आज, आधा घंटे ज़्यादा हो गया, आधे घंटे ऑलरेडी उसमें निकल गया था, हमारे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको करेंगे, और जो लोग ऑनलाइन एग्जाम में पास होंगे उनका एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा, जिसमें उनका नाम होगा, कितनी परसेंटेज उन्होंने अचीव करी वो होगी। उसको आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, जिससे दूसरे लोग देख के उनसे थोड़े से इंस्पिरेट होंगे और वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू दीक्षा एंड पूर्णिमा, सानिया, श्वेता, आपकी काफी अच्छी इमोजी सभी की आ रही हैं, लगातार आती रहती हैं बीच में भी। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस recording right now. Thank you all for joining. If still you have any question, you can ask me in offline so that the video may not go longer. मैं यहाँ पे इसे स्टॉप कर दूं, उसके बाद में हम लोग फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे भी। Okay, thank you all for joining. Goodbye and take care.